मार्च 2026 में नेपाल में एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आया जिसने सबको हैरान कर दिया। मतलब दशकों से जमे हुए भ्रष्टाचार से भरे एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को किसी ऐसे इंसान ने ढा दिया जिसने कभी राजनीति की पढ़ाई ही नहीं की थी। बिल्कुल। और वो कोई मंजा हुआ राजनेता नहीं था। वो पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और शौक से एक अंडरग्राउंड हिप हॉप रैपर था। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने बंद कमरों में कोई पॉलिटिकल डील्स नहीं की। उसने सीधा फेसबुक के एल्गोरिदम और सड़क पर लोगों के गुस्से का इस्तेमाल किया। सही कहा। और देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये कई सालों से सुलग रही एक ऐसी आग का नतीजा था जिसे पुरानी पार्टियां समझ ही नहीं पाईं। हाँ, और इसी वजह से आज हम इस डीप डाइव में इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम डिकोड करेंगे कि कैसे 35 साल के बालिन शाह देश के सबसे युवा और पहले मधेशी प्रधानमंत्री बन गए। और इस पूरी टाइमलाइन को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार सोर्सेज हैं। हम विकिपीडिया के लेख, असली कहानी ई मैगजीन की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट और एशिया न्यूजीलैंड फाउंडेशन के एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जिस टैब का एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर भी है जो ये बताता है कि कैसे 2022 के चुनावों में फेसबुक इमोजी और वोटिंग के बीच एक सीधा संबंध था। हाँ, वो जिस्टैप वाला पेपर तो सच में आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल है। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात साफ कर दूं। हमारे सोर्सेज में नेपाल की राजनीति, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं से जुड़ी कई संवेदनशील बातें हैं। हाँ, ये बताना जरूरी है। तो हमारा मकसद यहाँ किसी भी पार्टी, व्यक्ति या विचारधारा का पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष रूप से फैक्ट्स और घटनाओं के क्रम का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक बदलाव को समझा जा सके। बिल्कुल सही। तो इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें बालिन शाह के बैकग्राउंड को देखना होगा। उनका जन्म 1990 में हुआ था और वो महोत्तरी के एक मदेशी तेली परिवार से आते हैं। अच्छा, तो उनका परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। बालेन ने भी कोई राजनीतिक रास्ता नहीं चुना शुरुआत में। हाँ, मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि उन्होंने इंडिया से पढ़ाई की है। हाँ, उन्होंने भारत में कर्नाटक की वीटीयू यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री यानी एमटेक पूरी की। देखिए, यहीं से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। अगर हम एक एनालॉजी लें तो राजनीति भी तो सिविल इंजीनियरिंग की तरह ही है ना? वो कैसे? मतलब अगर एक इमारत यानी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अंदर से सड़ चुका है तो आप उस पर सिर्फ नया पेंट लगाकर उसे नहीं बचा सकते। आपको उसकी नींव पर हथौड़ा मारना ही पड़ता है। वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और बालिन के मामले में उनका शुरुआती हथौड़ा उनका संगीत था। मतलब 2010 के दशक से ही वो नेपॉप, जिसे नेपाली हिप हॉप कहते हैं, उसका एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। हाँ, और उनका वो जो संगीत था ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। उनका 2012 का एक गाना था सड़क बालक, और बाद में एक ट्रैक आया था बलिदान। वो गाने काफी हिट हुए थे ना? बहुत ज्यादा। और अगर आप उनके लिरिक्स सुने तो उनमें एक बहुत गहरी सामाजिक बेचैनी नजर आती है। उन गानों में सड़कों पर रहने वाले अनाथ बच्चों की हालत और रोजगार न होने की वजह से खाड़ी देशों में जाने को मजबूर युवाओं का दर्द था। और शायद राजनेताओं के भ्रष्टाचार पर भी वो सीधा वार कर रहे थे। बिल्कुल। वो उस पूरी पीढ़ी की एक कलेक्टिव कैथारसिस थी, एक तरह की सामूहिक भड़ास जिसे बालिन रैप के जरिए आवाज दे रहे थे। तो मतलब वो एक रैपर से सीधे काठमांडू के मेयर चुनाव तक पहुंच गए। 2022 में बालिन ने 32 साल की उम्र में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ा। हाँ, और सोचिए, उनके पीछे कोई राजनीतिक परिवार नहीं था, किसी बड़ी पार्टी का चुनाव चिन्ह तक नहीं था। फिर भी उन्होंने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल जैसी विशाल पार्टियों के दिग्गजों को हरा दिया। उन्हें लगभग 38.6% वोट मिले, जो कि 61,767 वोट होते हैं। और यहीं पर वो जिस टैप वाला रिसर्च पेपर सामने आता है जो सच में बहुत हैरान करने वाला है। हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा था। तो उन्होंने फेसबुक इमोजीज का कुछ एनालिसिस किया था, है ना? बिल्कुल। उस रिसर्च ने मॉडर्न इलेक्शन साइंस को अफेक्टिव इंफॉर्मेशन बिहेवियर के नजरिए से समझाया है। शोधकर्ताओं ने बालेन के अभियान की 322 फेसबुक पोस्ट का बहुत गहराई से अध्ययन किया। और उन्हें क्या मिला? उन्होंने देखा कि फेसबुक के जो 7 इमोशी होते हैं, लाइक, लव, केयर, हाहा, वाओ, सैड और एंग्री, वो सिर्फ टाइम पास रिएक्शन नहीं थे। वो जमीनी स्तर पर वोटर सेंटिमेंट का सबसे सटीक रियल टाइम बैरोमीटर बन गए थे। इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। मतलब फेसबुक अपने एक एल्गोरिथम है जो एक नॉर्मल लाइक के मुकाबले लव
या एंग्री इमोजी को ज्यादा पुश करता है क्योंकि उनमें इमोशन ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही। तो जब बालेन सिस्टम के खिलाफ कोई बहुत ही कड़वी बात पोस्ट करते थे तो युवा उस पर एंग्री रिएक्ट करते थे। और फिर एल्गोरिथम उस गुस्से को और ज्यादा लोगों की न्यूज़ फीड में धकेल देता था, जिससे एक पूरा इको चेम्बर बन गया। हर युवा को लगने लगा कि यार मैं अकेला नहीं हूं जो इस सड़े हुए सिस्टम से परेशान हूं। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। स्थापित राजनीतिक पार्टियां इस डिजिटल शिफ्ट को समझ ही नहीं पाईं। वो रैलियों में भीड़ गिन रहे थे और बालेन डिजिटल दुनिया में इमोशनल एंगेजमेंट के जरिए अपनी फौज तैयार कर रहे थे। मतलब जो लव और केयर इमोजी उन्हें ऑनलाइन मिल रहे थे वही असल में बैलेट बॉक्स के अंदर वोटों में बदल गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये तो हो गई चुनाव जीतने की बात। लेकिन मेयर बनने के बाद उनका काम करने का तरीका भी बहुत ही अलग था। हाँ, वो काफी एक्शन ओरिएंटेड थे। उन्होंने नगर परिषद की बैठकों का लाइव टेलीकास्ट शुरू करवा दिया। और स्कूलों में वो टेक्स्ट बुक फ्री फ्राइडे भी लागू किया था ताकि बच्चे किताबों से बाहर निकलकर कुछ प्रैक्टिकल सीख सकें। ये सब तो बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। लगता तो है, लेकिन उनकी कार्यशैली का एक दूसरा पहलू भी था जो काफी आक्रामक था और कभी-कभी तो काफी कठोर भी। जैसे वो कचरे वाला किस्सा। हाँ, जब शहर का कचरा नहीं उठ रहा था तो उन्होंने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा। उन्होंने सीधे कचरे से भरा एक ट्रक सड़क विभाग के दफ्तर के बाहर ले जाकर गिरवा दिया। वाह, वो सच में लाल फीताशाही या रेड टेप में यकीन नहीं रखते थे। बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी ये अधीरता विवादों की वजह भी बनी। जैसे टुकुचा नदी वाला मामला। उन्होंने दशकों से दबी एक नदी को खोजने के लिए जय नेपाल सिनेमा हॉल का एक हिस्सा ही बुलडोजर से गिरवा दिया। उनका तर्क था कि पर्यावरण को बचाना है। लेकिन क्या बालेन का ये तरीका कहीं ना कहीं तानाशाही जैसा नहीं लगने लगा था? ये सवाल उस वक्त कई लोगों ने उठाया था। अदालत को भी बीच में आना पड़ा था निजी संपत्ति बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा बवाल तो तब हुआ जब उन्होंने सड़क किनारे दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हटाना शुरू किया। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। गरीब लोगों को बिना किसी ठोस विकल्प के हटाया जा रहा था। और इसी के विरोध में ई नाम के एक एक्टिविस्ट ने 199 घंटे तक, लगातार 199 घंटे तक खड़े रहकर काठमांडू में प्रदर्शन किया था। ये बालेन के मेयर कार्यकाल की बहुत बड़ी आलोचना थी। वो एक तरफ युवाओं के हीरो थे, लेकिन कमजोर तबके के लिए उनके फैसले बहुत संवेदनहीन माने गए। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जो काफी लोक लुभावन या पॉपुलिस्ट थे, जैसे वो आदि पुरुष फिल्म वाला विवाद। ओ हाँ, जब उस फिल्म में सीता भारत की बेटी है वाला डायलॉग आया तो बालेन ने अदालत के आदेश के बावजूद पूरे काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर बैन लगा दिया। और अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी लगा लिया था, जो 1816 की सुगौली संधि से पहले का नेपाल दिखाता है। ये बहुत ही सोची समझी रणनीति लग रही थी। बिल्कुल थी। वो खुद को एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के तौर पर पेश कर रहे थे जो न तो पुरानी पार्टियों के दबाव में आता है, न ही किसी विदेशी ताकत के। वो जानबूझकर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमेज बना रहे थे। और ये इमेज काम भी कर रही थी, क्योंकि उस समय पूरे नेपाल का जो आम नागरिक था वो वैसे ही सिस्टम से उबला हुआ था। सही कहा। बालेन का काठमांडू में बुलडोजर चलाना पूरे देश के युवाओं की हताशा के साथ एकदम सिंक हो गया था। और उस हताशा की वजह बहुत गहरी थी। सोचिए, पिछले 17 सालों में नेपाल ने 13 अलग अलग प्रधानमंत्री देखे थे। सरकारें बस सत्ता बचाने के लिए गठबंधन कर रही थीं। और भ्रष्टाचार तो हर विभाग में था। रिपोर्टों में 3 बड़े घोटालों का जिक्र है जिन्होंने जनता का सब्र तोड़ दिया। ललिता निवास जमीन घोटाला। हाँ, पहला वो था जहां बेशकीमती सरकारी जमीन राजनेताओं ने अपने लोगों में बांट दी। दूसरा था नकली भूटानी शरणार्थी घोटाला। इसमें नेपाली नागरिकों को फर्जी तरीके से भूटानी शरणार्थी बनाकर अमेरिका भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए। ये तो सच में बहुत शर्मनाक था। लेकिन जो तीसरा था वो शायद सबसे बड़ा था, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोटाला। बिल्कुल, ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लिया गया एक बहुत भारी कर्ज था। हाँ, और 2025 में एंटी करप्शन जांच में पता चला कि चीनी ठेकेदार कंपनी के साथ साठगांठ करके नेपाली अधिकारियों ने इसकी लागत करीब $74 मिलियन बढ़ा दी थी। करीब $7.5 करोड़। और इसका सीधा असर आम नेपाली पर पड़ रहा था। देखिए, नेपाल की इकोनॉमी रेमिटेंस पर बहुत ज्यादा टिकी है। मतलब जो लोग बाहर जाकर कमाते हैं और पैसा घर भेजते हैं। हाँ, ये देश की जीडीपी का लगभग 25% है। तो युवा देख रहे थे कि राजनेता भ्रष्टाचार करके देश को कर्ज में डुबा रहे हैं
और उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए युवाओं को कतार या दुबई में 50 डिग्री की गर्मी में मजदूरी करनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल और आर्थिक अन्याय था। और इसी उबलते माहौल में सितंबर 2025 में केपी शर्मा ओली की सरकार ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने आग में घी डाल दिया। वो इंटरनेट बैन वाला फैसला। हाँ, सरकार ने एक्स, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। उनका कहना था कि गलत जानकारी फैल रही है। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि वो जवाबदेही से भागना चाहते थे। पुरानी पीढ़ी के नेताओं को लगा कि इंटरनेट का तार निकाल देंगे तो आवाजें दब जाएंगी। पर जेनजी ऐसा थोड़ी होने देती। वो तो टेक्निकली बहुत स्मार्ट है। वो बिना किसी नेता या पार्टी के सीधे सड़कों पर उतर आए। वीपीएन का इस्तेमाल करके उन्होंने सरकार के बैन को फेल कर दिया। और ये विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं था, ये डिस्कॉर्ड सर्वर्स और मीम्स के जरिए लड़ा जाने वाला एक डिजिटल युद्ध था। हाँ, वो नेपो किड्स वाला ट्रेंड। युवाओं ने राजनीतिक वंशवाद को मीम से ही खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ इस विद्रोह का एक बहुत ही खौफनाक और दुखद हिस्सा भी है। बहुत दुखद। सरकार ने उन युवाओं को रोकने के लिए बल प्रयोग किया और पुलिस फायरिंग में 77 युवाओं की जान चली गई। 77 मौतें। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी के सीने पर लगी चोट थी। इस घटना के बाद तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और उसी वक्त मेयर बालिन शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम ओली को सीधे आतंकवादी कह दिया। आतंकवादी मतलब किसी चुने हुए प्रतिनिधि ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे इंसान के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया था नेपाल के इतिहास में। नॉर्मल हालात में इसे बदतमीजी माना जाता, लेकिन उस वक्त जब 77 घरों में मातम था, बालिन का वो एक शब्द सड़क पर खड़े हर उस युवा की आवाज बन गया जिसका सिस्टम से भरोसा टूट चुका था। और उस बयान ने पूरा नैरेटिव अपने हाथ में ले लिया। फिर तो अंतर्राष्ट्रीय निंदा और जनता के दबाव में ओली को इस्तीफा देना ही पड़ा। संसद भंग हो गई और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके कंधों पर 6 महीने में चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। तो अब आता है 2026 का वो ऐतिहासिक चुनाव। बालिन शाह को समझ आ गया था कि अब काठमांडू से बाहर निकलने का समय आ गया है। जनवरी 2026 में उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी में शामिल हो गए। इस पार्टी के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। इसे 2022 में रवि लामिछाने ने बनाया था, जो एक पॉपुलर टीवी पत्रकार रहे थे, और इनका घोषणा पत्र एकदम अलग था। हाँ, उनकी नीतियां काफी नई थीं, जैसे राइट टू रिकॉल, मतलब अगर जनता अपने चुने हुए नेता के काम से खुश नहीं है तो उसे कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वापस बुला सकती है। और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी था। और सिस्टम में सिर्फ मेरिट को तरजीह देने की बात थी। तो बालिन और रवि लामिछाने के बीच एक डील हुई। लामिछाने अध्यक्ष बने रहे और बालिन पीएम पद का चेहरा बन गए। और चुनाव अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई ये भी देखिए। बालिन ने मदेश प्रांत के सांस्कृतिक केंद्र जनकपुर को चुना, खुद को मदेश के बेटे के रूप में पेश किया। ये तो 250 सालों का तिलिस्म तोड़ने जैसा था। नेपाल के एकीकरण के बाद से हमेशा पहाड़ी एलीट का ही सत्ता पर कब्जा रहा था। बिल्कुल, तराई या मदेश की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई मदेशी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना था। बालिन एक झटके में उस पुरानी व्यवस्था को खत्म कर रहे थे। और जब 5 मार्च 2026 को मतदान हुआ तो बालिन ने जो सीट चुनी वो एक मास्टर स्ट्रोक था। झापा 5, वो सीट केपी शर्मा ओली का अभेद्य किला मानी जाती थी। वो 1994 से वहां से जीत रहे थे। बालिन सीधा शेर की मान में घुस गए और चुनाव के नतीजे तो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। ओली को अपनी ही सीट पर सिर्फ 18,734 वोट मिले और बालिन को 68,348 वोट, मतलब 50,000 से भी ज्यादा वोटों का अंतर। नेपाल के संसदीय इतिहास में किसी को इतने वोट नहीं मिले थे। और पूरी संसद की बात करें तो 275 सीटों में से आरएसपी ने 182 सीटें जीत लीं। इसे कहते सुपर मेजॉरिटी। काठमांडू घाटी की 15 की 15 सीटों पर क्लीन स्वीप। जो पुराने दिग्गज अजय माने जाते थे वो अपने ही गढ़ में बुरी तरह हार गए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? 35 साल की उम्र में बालिन पहले मदेशी और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। ये सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये एक जेनरेशनल ट्रांसफर था। एकदम सही। जिन युवाओं ने फेसबुक पर मीम्स बनाए थे, इंटरनेट बैन का मजाक उड़ाया था, उन्होंने आखिरकार देश की कमान अपने हाथ में ले ली। पुरानी इमारत तो गिर गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है ना? बिल्कुल। सिस्टम को उखाड़ फेंकना आसान है,
लेकिन उस मलबे पर एक नई, पारदर्शी और मजबूत इमारत खड़ी करना बहुत मुश्किल काम है। अर्थव्यवस्था की हालत देखिए। जब देश रेमिटेंस पर टिका हो तो नए रोजगार कैसे बनेंगे? बिना रोजगार के उस युवा ऊर्जा को कैसे शांत करेंगे जो उन्हें सत्ता में लाई है? और कूटनीति का तो पूरा चक्रव्यूह है उनके सामने। नेपाल, भारत और चीन के बीच बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। पोखरा एयरपोर्ट का वो जो चीनी कर्ज है, उसे कैसे चुकाएंगे? हाँ, और भारत के साथ जो पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं उन्हें भी बैलेंस करना है। अमेरिका की दिलचस्पी भी बढ़ रही है उस इलाके में। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आप रातों रात बुलडोजर नहीं चला सकते। यही तो बालिन शाह का सबसे बड़ा टेस्ट है। मेयर के रूप में उनकी इमेज एक बहुत ही अधीर नेता की थी जो सीधे एक्शन लेता है। पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपको 275 सांसदों, न्यायपालिका, प्रांतीय सरकारों और विदेशी राजनयिकों के साथ बहुत धैर्य से काम करना पड़ता है। एक एक्टिविस्ट होना और एक राजनेता के तौर पर कूटनीति करना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या बालिन शाह अपने आक्रामक स्वभाव को थोड़ा शांत करके एक स्टेट्समैन बन पाएंगे, या फिर वही बुलडोजर रवैया इंटरनेशनल लेवल पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और एक बात और, आज जब दुनिया भर में एआई और सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जा रहा है, तो नेपाल के युवाओं ने उसी एंग्री इमोजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को पलट दिया। तो क्या वो एंग्री बटन ही भविष्य के लोकतंत्र का सबसे ताकतवर हथियार है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा। तो आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।